सभी को नमस्कार। मांग वक्र का संचलन व खिसकाव अध्याय मांग का सिद्धांत लॉ ऑफ डिमांड के तहत हम करेंगे लेसन 4 के भाग 4 को। सबसे पहले हम करते हैं मांग वक्र का संचलन क्या है। मांग वक्र के संचलन से प्राय है यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण यदि उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र का संचलन कहते हैं। मांग वक्र का संचलन या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भी इसे कहा जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत P जो है वो 5 से कम होकर के 1 हो गई और मांग जो है वो 1 से बढ़कर के 5 हो गई। तो देखिए कीमत में परिवर्तन हुआ इसलिए ये मांग में परिवर्तन हुआ, या फिर ये कहें कीमत 1 से बढ़कर के 5 हो जाए तो मांग जो है वो 5 से कम होकर के 1 हो जाएगी। कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र का संचलन कहते हैं। मांग वक्र के संचलन में मांग का विस्तार और मांग का संकुचन दोनों को शामिल किया जाता है। अभी हम इन दोनों का वर्णन भी आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले मांग वक्र का खिसकाव क्या होता है। मांग वक्र के खिसकाव और संचलन दोनों में अंतर है। देखिए ओ एक्स और वाई, अगर डी डी वक्र यहाँ पर उपभोक्ता ए यहाँ है और उपभोक्ता बी, उपभोक्ता ए से बी पर आ जाता है या बी से ए पर चला जाता है तो ये कहलाएगा संचलन। ये कहलाएगा संचलन यानी कि मांग में जो है विस्तार और मांग में संकुचन कहलाएगा। लेकिन मांग वक्र में जो खिसकाव होगा वो क्या होगा, यदि हमारा प्रारंभिक मांग वक्र अपने मूल स्थान से ऊपर की तरफ चला जाए, जैसे नया D2 आ जाए, या फिर नीचे की तरफ आ जाए D3, तो इस तरीके का जो संचलन होता है यानी कि जब मांग वक्र अपने मूल स्थान से दाएं या बाएं खिसक जाता है तो उसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। और मांग वक्र के खिसकाव को मांग वक्र का स्थानांतरण या मांग में परिवर्तन भी कहते हैं। इसमें मांग में वृद्धि व मांग में कमी दोनों को शामिल किया जाता है। अगर हम खिसकाव की बात करेंगे तो हम दोनों मांग में होने वाली वृद्धि और मांग में होने वाली कमी की बात करेंगे। जबकि संचलन की यदि बात करेंगे हम, तब हम बात करेंगे मांग में विस्तार की और संकुचन की। मांग के विस्तार की और संकुचन जिनका अभी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं इन दोनों में कि मांग वक्र का संचलन और मांग वक्र का खिसकाव, जिसे मांग में परिवर्तन भी बोलते हैं, इसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भी बोलते हैं। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, जो कि वस्तु की कीमत के में परिवर्तन होने के कारण होती है। इसमें मांग में वृद्धि और मांग में कमी दोनों चीज़ें शामिल होती है, लेकिन कीमत के कारण न होकर के अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण इसमें प्रभाव पड़ता है। अब अध्ययन करते हैं सबसे पहले मांग का विस्तार क्या है। मांग का विस्तार हम एक टेबल में सबसे पहले देखेंगे कि जब कीमत 5 है तो मांग 1 है, और जैसे ही कीमत कम होती है, कीमत जब 1 हो जाती है तो मांग बढ़कर के 5 हो जाती है, 1 से बढ़कर के 5 हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि कीमत के कम होने पर मांग बढ़ गई, तो इसे मांग का विस्तार कहेंगे। तो मांग का विस्तार की परिभाषा क्या हो जाएगी, कीमत के कम होने पर यदि मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जैसा कि आप वक्र में देख पाएंगे कि जब कीमत 5 है तो उस स्थिति में मांग 1 है, और जैसे ही कीमत कम होती है
तो यहाँ पर मांग बढ़ कर के 5 हो जाती है। पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर था, अब उपभोक्ता बी बिंदु पर आ गया, यानी कि ए से बी की तरफ, जो देखने में नीचे की तरफ आ रहा है, तीर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं कि वो इस तीर के निशान को उल्टा लिख कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि मार्क्स पूरे मिलने की बजाय कुछ मार्क्स कम मिलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मांग के विस्तार में उपभोक्ता ऊपर की तरफ होता है और नीचे बी की तरफ आ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ए बिंदु पर वो केवल एक वस्तु की मांग कर रहा है और अब वो 5 की कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मांग 1 से बढ़ कर के कितनी हो गई, 5। वो हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये इस पॉइंट में आया है या नहीं आया है। इसके बाद है मांग में संकुचन या मांग का संकुचन क्या होता है। मांग का तो संकुचन है, कीमत जब 1 है और कीमत बढ़ कर के 5 हो जाती है, यदि कीमत बढ़ कर के 5 हो जाती है तो मांग की मात्रा भी जो है वो 5 से कम होकर के 1 हो जाती है। यहाँ आप देखिए मांग में क्या था, पहले 5 थी, अब वो कम होकर के 1 हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि कीमत जो है वो बढ़ गई है, कीमत है वो बढ़ गई है। तो मांग के संकुचन किसे कहते हैं? कीमत के बढ़ने पर, 1 से 5 हुई, कीमत के बढ़ने पर यदि मांग कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसे हम एक वक्र से समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जब कीमत 1 है तो उस स्थिति में आप देख पाएंगे कि जब कीमत 1 है तो मांग 5 है। आप ये देखिए कीमत 1 है तो मांग 5 है, उपभोक्ता बी बिंदु पर है। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ जाती है, 5 हो जाती है, मांग भी कम होकर के 1 हो जाएगी। इसे मांग का संकुचन कहेंगे। इसके बाद है मांग में वृद्धि क्या होती है। मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? आप इस टेबल को देखेंगे कि जब कीमत 10 है तो मांग 20 है, कीमत 10 होते हुए भी मांग 30 हो जाती है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी मांग बढ़ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि इस मांग के बढ़ने में 20 से जो 30 हुई है, इस मांग को बढ़ने में कीमत का कोई रोल नहीं है, कीमत ने इसको प्रभावित नहीं किया है। तो कीमत को छोड़ कर के अन्य तत्वों के कारण ये मांग बढ़ी है, तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। तो मांग में वृद्धि की परिभाषा क्या हो गई? कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में होने वाली वृद्धि मांग में वृद्धि कहलाती है। इसे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखिए कि जब कीमत हमारी 10 है तो इस स्थिति में मांग 20 है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होते हुए भी, जैसे यहाँ पर ए बिंदु पर जो उपभोक्ता है और ये D1 मांग वक्र है, लेकिन मांग जो है वो कीमत 10 होते हुए भी मांग बढ़ कर के 20 हो जाती है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता ए से बी बिंदु पर आ गया और मांग वक्र दाईं तरफ खिसक गया, दाईं तरफ खिसक गया, या हम इसको कहें ऊपर की तरफ खिसक गया। मांग वक्र का दाईं तरफ खिसकना या ऊपर की तरफ खिसकना मांग में वृद्धि कहलाता है। इसके बाद है मांग में वृद्धि के कारण क्या है। सबसे पहले हम लेंगे एक कारण, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि कीमत तो क्या है, कीमत में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे कि हमने पीछे उदाहरण में देखा था टेबल में कि कीमत 10 है, 10 है तो भी मांग 20 है, लेकिन 10 कीमत होते हुए भी 30 हो जाती है। तो आप देखेंगे कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
तो वो अन्य तत्वों के कारण है, और वो अन्य तत्वों में सबसे पहला हमारा है उपभोक्ता की आय। आप इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि मान लीजिए कीमत 10 है तो डिमांड कितनी है 20। उपभोक्ता की जो आय है वो इस स्थिति में 10,000 है। उपभोक्ता अगले महीने कीमत 10 होते हुए भी वो 30 की डिमांड कर रहा है, क्योंकि अब उसकी इनकम 10,000 की बजाय 15,000 हो गई है। तो आप देखेंगे कि यदि किसी उपभोक्ता की इनकम जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वर्तमान कीमत में कमी होते हुए भी, कीमतों में कमी न होते हुए भी अधिक मांग करेगा। इस कारण से मांग में वृद्धि कहलाएगी। इसी तरीके से प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, यहाँ पर हम लेंगे चाय, यहाँ लिया हमने कॉफ़ी। मान लीजिए कि चाय की प्राइस है 150 और कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 200। किसी कारण से चाय की कीमत बढ़कर के 300 हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि चाय की जो मांग है वो कम हो जाएगी और कॉफ़ी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, जबकि कॉफ़ी की कीमत 200 रुपये ही है। कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, कॉफ़ी की कीमत है वो पहले भी 200 थी, अब भी 200 है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो कीमत में परिवर्तन न होते हुए भी कॉफ़ी में जो है वो डिमांड बढ़ी है, इसलिए कॉफ़ी की मांग में जो वृद्धि हुई है वो मांग में वृद्धि कहलाएगी। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तुओं में दो वस्तुओं की कीमतों में यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम दूसरी वस्तु की मांग अधिक करने लगते हैं। यहाँ कीमत के कारण 150 से जैसे 300 हो गई तो चाय की मांग कम हो गई। यहाँ पर मांग में वृद्धि या कमी नहीं आएगी, यहाँ मांग का विस्तार और संकुचन होगा चाय के मामले में, लेकिन कॉफ़ी के मामले में मांग में वृद्धि हुई है। इसके बाद है पूरक वस्तु की कीमत में कमी क्या होती है। मान लीजिए कार और इसमें यूज़ होने वाला पेट्रोल। कार जो है, कार की कीमत जो है, प्राइस जो है वो कम हो जाती है, कार की कीमत कम हो गई। अब पेट्रोल जो 70 रुपये लीटर है, कार की कीमत यदि कम हो जाएगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस जैसे ही कार के कम होंगे, कार के प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल जो 70 रुपये लीटर है, पहले भी 70 रुपये लीटर था, कार की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बाज़ार में कारों की संख्या ज़्यादा आ जाएगी। कारों की संख्या ज़्यादा आ जाएगी तो क्योंकि उनमें प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत में कोई कमी या वृद्धि न होते हुए भी इसकी मांग अधिक हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरक वस्तुओं में जिस किसी एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाती है और उसके लिए प्रयोग किए जाने वाली पूरक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी उसकी मांग अधिक की जाती है और इस स्थिति में मांग में वृद्धि कहलाती है। इसी तरीके से वस्तु के फैशन या रुचि में वृद्धि। मान लीजिए कि यहाँ पर उपभोक्ता ए है, वो पहले उसकी रुचि चाय में है तो वो चाय की डिमांड अधिक कर रहा है, लेकिन अब उसकी रुचि चाय में न होकर के किस में हो गई है, कॉफ़ी में हो गई है। तो वो कीमत चाहे कितनी क्यों ना हो, यहाँ पर कॉफ़ी पहले भी 200 रुपये थी, अब भी 200 रुपये है, परंतु इस ए व्यक्ति का झुकाव चाय की तरफ न होकर के अब कॉफ़ी की तरफ हो गया। तो पहले यह पूरे महीने में 100 ग्राम कॉफ़ी पीता था, तो अब यह डिमांड जो है वो 500 ग्राम करने लगा। कीमत 200 होते हुए भी अब वो 100 से 500 ग्राम की डिमांड करने लगा।
इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जिन वस्तुओं के अंदर उसकी रुचि हो जाती है, उसका फैशन चल जाता है, तो कीमत वहीं होते हुए भी वो उसकी अधिक मांग करने लग जाएगा। कीमत के वो समान रहते हुए भी वो अधिक मांग कर रहा है, इसलिए मांग में वृद्धि कहलाएगा। इसी तरीके से उपभोक्ता की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए, सपोज कीजिए कि कोई एक वस्तु है ए, उसको 1000 व्यक्ति खरीद रहे हैं, ठीक है, कीमत है 20 रुपये, कीमत 20 रुपये है। अब इस वस्तु को 1000 की बजाय 2000 व्यक्ति और खरीदने लग जाएं, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 3000। तो अब 1000 जब व्यक्ति थे तो वो केवल इसकी 100 वस्तुओं का ही मांग कर रहे थे 20 रुपये पर। जब 3000 हो जाएंगे तो यहाँ 100 की बजाय मान लीजिए 200 वस्तुओं की मांग हो जाएगी, कीमत 20 की 20 रहेगी। कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी मांग जो है वो 100 से 200 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पहले लोग 1000 थे, अब लोग बढ़ कर के 3000 हो गए। उस वस्तु को खरीदार बढ़ गए। वस्तुओं के खरीदार बढ़ने के कारण भी मांग में वृद्धि होती है। इसी तरीके से यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो, यदि ऐसा लगता हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ सकती है, जैसे कि 10 रुपये की कीमत है तो 20 की मांग हो रही है, अगर ऐसा लगता है कि ये भविष्य में ये कीमत 10 से बजाय 15 हो जाएगी, तो वो वर्तमान कीमत पर भी क्या है? अधिक मांग करेगा। इसी तरीके से उपभोक्ता की आय, यदि लगता है कि भविष्य में उसकी आय बढ़ने की संभावना है, तो भी वह अधिक मांग करेगा और यह मांग में वृद्धि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की कीमत पर वो 20 की मांग कर रहा है। ए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अगले हफ्ते जो है वो 1000 रुपये इनकम बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो ये कहेगा कि अब मैं इसकी 20 नहीं 30 इकाइयाँ खरीदूँगा, क्योंकि उसे पता है कि अगले हफ्ते जो उसे 1000 रुपये मिलेंगे, उससे जो है ये एक्स्ट्रा जो डिमांड उसने की है उसका भुगतान कर देगा। इस तरीके से उपभोक्ता को अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत जो है उसकी आय जो है वो बढ़ने की संभावना है, तो वो वर्तमान में जो है कीमत के समान रहते हुए भी अधिक मांग करेगा। और कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही यदि मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसके बाद है मांग में कमी। ये मांग वृद्धि का बिल्कुल विपरीत है। आप यहाँ देखेंगे कि कीमत 10 है और 10 कीमत होते हुए भी मांग 30 है, लेकिन जैसे ही कीमत 10 होते हुए भी मांग जो है वो 20 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए 30 से 20, यहाँ 10 वस्तुओं की मांग में कमी हो गई है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व हैं जिसके कारण मांग जो है वो 30 से कम होकर के 20 हो गई है। तो अब मांग में कमी की परिभाषा क्या बनेगी? कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। इसे हम एक रेखा चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि कीमत 10 है, प्रारंभ में मांग कितनी है? 30। आप यहाँ देखेंगे ये 30 मांग है, उपभोक्ता ए बिंदु पर है, ये डी वक्र है, लेकिन कीमत 10 होते हुए भी वह 20 वस्तुओं की मांग करने लग गया। आप यहाँ देखेंगे 30 से 20 वस्तुओं की वह वो मांग करने लग गया। मांग वक्र बाईं ओर खिसक करके D2 हो गया है और उपभोक्ता ए से बी बिंदु की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी मांग 30 से जो 20 है, ये जो है वो डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी, यानी कि मांग में कमी कहलाएगी। मांग में कमी के कारण क्या है? जैसे उपभोक्ता की आय में कमी। यदि उपभोक्ता की आय है वो कम हो जाती है
तो कीमत में परिवर्तन न होते हुए भी वह वर्तमान में कम मांग करेगा। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन की वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग में कमी हो जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाएगी तो पूरक वस्तु के लिए जिस वस्तु का दो वस्तुएं पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर के मांग को पूरा करती है। जैसे मान लीजिए कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार की जो मांग है वो कम हो जाएगी। कार की मांग कम हो जाएगी तो पेट्रोल जो 70 रुपये लीटर है वो कार में डाला जाता है। कार में मांग कम होने के कार की मांग कम होगी तो कार भी बाज़ार में कम होगी। कार बाज़ार में कम होगी तो पेट्रोल भी जो है वो कम डाला जाएगा। कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी पेट्रोल की मांग में जो है वो कमी आ जाएगी। तो पूरक वस्तुओं की कीमत में जैसे कार के अंदर वृद्धि होने के कारण दूसरी वस्तु पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन न होते हुए भी उसकी मांग में कमी हो जाएगी। इसी तरीके से फैशन और रुचि में यदि कमी हो जाए, मान लीजिए पहले आप जिस वस्तु को खरीदते थे उसमें आपकी रुचि थी या उसका फैशन चलता था, लेकिन अब वो फैशन बंद हो चुका है तो आप उस वस्तु की मांग कम कर देंगे चाहे उसकी कीमत में कोई परिवर्तन भी न हुआ हो। इसी तरीके से मान लीजिए पहले कोई वस्तु को उपभोक्ता जो है वो 3000 उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद रहे थे, किसी कारण से उपभोक्ता उस बाज़ार से निकल गए और अब केवल 2000 उपभोक्ता रह गए तो उपभोक्ताओं में होने वाली कमी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मांग को प्रभावित करती है। वर्तमान कीमत पर ही वस्तुओं की मांग है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से यदि भविष्य में उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि उसकी आय कम हो सकती है तो वो वर्तमान में बहुत अच्छे से या मैनेजमेंट के अनुसार अपने कार्य को करेगा और वर्तमान में वो यदि 10 पर 30 वस्तु को खरीद रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उसकी आय कम हो जाएगी तो वो अपनी मनी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए वर्तमान में मांग को कम कर देगा जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम इनका अंतर समझ सकते हैं। जैसे मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि। मांग में विस्तार या जो होता है वो अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है और मांग में जो वृद्धि होती है वो कीमत को छोड़ करके अन्य तत्वों के कारण होती है। मांग का विस्तार क्या होता है? कीमत में कमी के कारण मांग जो है वो बढ़ जाती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जबकि मांग में वृद्धि होती है वो उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की संख्याओं में वृद्धि आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जो मांग में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता का मांग वक्र। उपभोक्ता जो है वो मांग वक्र होता है, वो ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं की ओर उसका संचलन होता है, जबकि मांग वक्र जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ आप 4 पॉइंट लेकर के डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि तीसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से यहाँ वो बी, ए से बी की तरफ आ जाए। यहाँ पर डायग्राम बनाया जा सकता है इस तरीके से कि उपभोक्ता यहाँ पर है 20 ए पर और मांग वक्र खिसक करके D2 तरफ चला जाएगा और इस तरीके से जो है आप दिखा सकते हैं दोनों में अंतर। इसी तरीके से मांग का संकुचन व मांग में कमी में क्या अंतर है? तो मांग का जो संकुचन होता है वो अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। मांग में जो कमी होती है वो कीमत को छोड़ करके अन्य तत्वों के कारण होती है। मांग का जो संकुचन होगा वो कीमत में वृद्धि के कारण होगी, जबकि मांग में जो कमी होगी वो उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, इसी तरीके से उपभोक्ताओं की संख्या में कमी इत्यादि अनेक ऐसे कारण हैं
जो मांग में कमी को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वो नीचे दाईं ओर ऊपर बाईं ओर चला जाता है, यानी कि मांग वक्र पर ही उसका संचलन होता है। डी वक्र जो है वहाँ ए पर होते हुए वो बी पर आ जाता है। इसी तरीके से मांग वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाता है। जैसे ये डायग्राम है OX, इसमें जो है मांग वक्र ये है हमारा डी और बाईं तरफ खिसक जाता है और मांग वक्र जो है वो नया हो जाएगा DD2।